नेक्स्ट प्रोडक्शन कर देंगे, अभी सिंथ पे काम करेंगे, ठीक है, साउंड डिज़ाइन पे। तो सिंथ क्या होता है? सिंथ मैंने बताया था पहले कि दो तरह का साउंड होता है। एक नेचुरल साउंड जो कि एकॉस्टिक इंस्ट्रूमेंट से आता है। एकॉस्टिक में इन द सेंस कि जो नेचुरल एयर का या फिर एनवायरनमेंट का यूज़ करके नेचुरल तरीके से वेव जनरेट करवाया जाता है, जिससे साउंड जनरेट होता है, जो वो होता है नेचुरल एकॉस्टिक साउंड। और वो जनरेट कैसे होता है? जब मैं कोई गिटार का स्ट्रिंग प्ले कर रहा होता हूँ, तो वो स्ट्रिंग क्या कर रहा था, स्ट्रिंग जब वाइब्रेट करता है तो इन्वायरमेंट में वाइब्रेशन क्रिएट करता है, ठीक है, और वहाँ से वेव जनरेट होती है, ठीक है। वेव्स कैसे जनरेट होती है मैं बताता हूँ, उसके ऊपर बात करना है थ्योरी पे। और एक साउंड होता है सिंथेटिक, ठीक है। सिंथेटिक की जो मैं कंप्यूटर के थ्रू या फिर किसी हार्डवेयर के थ्रू, जैसे सॉफ्टवेयर है, फिलहाल तो हम लोग सॉफ्टवेयर बात करेंगे। इसके अलावा जब सॉफ्टवेयर नहीं हुआ करता था बहुत पुराने ज़माने में, तो बड़े बड़े सिंथेटिक इंस्ट्रूमेंट्स हुआ करते थे, जिसमें सिग्नल्स का फ्लो करवा के और उसमें अलग अलग चीज़ें, जैसे एनवेलप्स होता है उसमें, अटैक डी के वगैरह वगैरह, और साउंड को मैनिपुलेट करवाया जाता है। एएम मॉड्यूलेशन, मतलब एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन, फ्रिक्वेंसी मॉड्यूलेशन, बहुत सारा अलग अलग टेक्नोलॉजी था, जिसके ज़रिए जो हार्डवेयर हुआ करता था उसमें सिग्नल को मैनिपुलेट करवा के हम लोग सिंथेटिक आवाज़ निकाला करते थे। बाद में सॉफ्टवेयर आ गया। जैसे हम लोगों को काम करना है जो, वो है सेरम। ये दिखता है ऐसा, कोई बहुत ज़्यादा फैंसी नहीं है ये, और ये बिल्कुल ही बेसिक एक वेव जनरेटर है, मतलब कि वेव को जनरेट करवाते हैं हम इसमें से। और नीचे से जितने एनवेलप्स दिख रहे हैं, एनवेलप्स, एलएफओस, इसके ज़रिए हम साउंड्स को मॉड्यूलेट करवा पाते हैं। जो हार्डवेयर्स होते हैं, बहुत सारे हार्डवेयर्स होते हैं, जैसे अगर मेरे पास कोई होगा, जैसे जैसे ये है एक, ये एक एनालॉग सिंथ हुआ करता था रोलैंड का। और इसमें भी जो, जैसे जो सेरम्स में अवेलेबल है, जब आप सेरम सीख जाओगे तो जो इसमें जो जो नॉब्स रहते हैं वही सारे एनालॉग में भी रहते हैं, ठीक है। जब वो आप समझ जाओगे तो यहाँ भी समझ जाओगे कि यहाँ पे भी एनवेलप्स कैसा होता है। जैसे कि देख सकते हैं कि ADSR है, तो सेम चीज़ होता है, लेकिन एनालॉग वाला थोड़ा सा हार्ड होता है समझना। और सेम काम सेरम भी करता है। ये क्या है? ये एक एनालॉग मॉड्यूलर प्लगइन है, ठीक है। मतलब कि जो हार्डवेयर हुआ करता था उसके जैसा हमने डिज़ाइन बनाया है, प्लस मतलब जितने भी हार्डवेयर्स हैं, हार्डवेयर का अपना एक टेक्सचर होता है, ठीक है। एक किसी में वार्मथ होता है, किसी में डिस्टॉर्शन होता है। जो उसका सर्किट, जिस मटेरियल से सर्किट बना होता है और जब सिग्नल से फ्लो का होता है ना, तो उसका जो हार्डवेयर होता है, जो मटेरियल मेटल्स यूज़ हुआ रहता है सर्किट बनाने में, उसका एक फ्लेवर ऐड हो जाता है। उसके लिए हम लोग ये एनालॉग मॉड्यूलर एम्प यूज़ करते हैं, जो कि हार्डवेयर का एक रेप्लिका होता है, उसके जैसा साउंड निकालने के लिए होता है। और भी होता है, जैसे जुपिटर 8, जून 8, हाँ, जुपिटर 8 ओपन करते हैं जैसे, ये भी रोलैंड का है, जो सिंथ वगैरह यूज़ करते हैं, इस तरह का साउंड आता है। और एनालॉग वाले में बहुत ज़्यादा ऑप्शंस होता है, यहाँ पे देख सकते हैं, बहुत ज़्यादा, इतना कि कोई नॉर्मल आदमी तो मतलब उसको तो एलियन टाइप का फील होगा। इसलिए फ़िलहाल अपने को ये सब नहीं सीखना है, हम लोग क्या सीखेंगे? सेरम। सेरम का में जितने नॉब्स होते हैं वही सारे नॉब्स इसमें भी होते हैं। बस कुछ एक्स्ट्रा चीज़ होता है जो कि फ़िलहाल मैं कवर नहीं करूँगा इसमें, क्योंकि इसमें कुछ एएम मॉड्यूलेशन और एफएम मॉड्यूलेशन होता है। जैसे कि यहाँ पे देख सकते हैं एएम, एफएम लिखा हुआ है, आरएम लिखा हुआ है। ये बहुत ही ज़्यादा एडवांस लेवल हो जाता है साउंड डिज़ाइन का। लेकिन अगर आप पैशनेट हैं साउंड डिज़ाइन के लिए, क्योंकि सबको तो इंटरेस्ट नहीं होता है साउंड डिज़ाइन में, मेरा काम है सिखाना, इसलिए मैं सिखाता हूँ। और जो, क्योंकि आपको कहीं न कहीं काम पड़ेगा ही पड़ेगा इसका। जो अगर इंडियन पे भी काम कर रहे हैं, अगर सपोज़ कि उनके पास कोई शॉर्ट फ़िल्म आता है, कहीं कुछ आता है, तो उनको साउंड डिज़ाइन करना पड़ सकता है, यहाँ से सीन जनरेट करना पड़ सकता है। इसलिए सिखाना मेरा काम है। और इसलिए एएम-आरएम मैं नहीं सिखाऊँगा क्योंकि बहुत ज़्यादा एडवांस है। बट आप, अगर आप पैशनेट हो, तो आप खुद ब खुद वहाँ तक पहुँच जाओगे। जैसा मैं कॉर्ड्स समझाते टाइम बोल रहा था कि बहुत सारा एडवांस कॉर्ड है, आपको दिमाग लगाने की ज़रूरत नहीं है, बट अगर आप पैशनेट हैं, तो आप खुद ब खुद खोजते-खोजते वहाँ तक पहुँच जाएँगे। फ़िलहाल हम लोग बेसिक में ही इतना कुछ है सीखने को कि आपको एएम-आरएम तक जाने की ज़रूरत नहीं है। बट बताया मैंने इसलिए क्योंकि ये सारे जो सिंथ्स हैं, ये जनरली या तो एएम पे बेस्ड होते हैं या तो एफएम पे बेस्ड होते हैं, कि एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन पे बेस्ड होता है या फिर फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन पे बेस्ड होता है।
अलग अलग थ्योरी है, पहले तो साउंड को समझना होगा उसके लिए, और इसलिए मैं अब नहीं समझा रहा हूँ क्योंकि वो आपके लिए बहुत ज़्यादा हेक्टिक हो जाएगा। अब इसको समझाने के लिए सबसे पहले वेव जनरेटर या वेव मॉड्यूलेशन को या फिर सिंथ जनरेटर को समझाने के लिए पहले अपने को समझना होगा कि जो साउंड वेव्स हैं काम कैसे करती है। तो ये मैंने एक पेंट खोला है, और जिन्होंने फिज़िक्स वगैरह पढ़ा होगा उनको पता होगा कि कैसे काम करता है साउंड, कि जो दुनिया में जितने भी वेव्स हैं, चाहे इंफ्रारेड वेव्स हो, और भी अलग अलग वेव्स होता है ना, अल्ट्रावायलेट वेव्स होता है, ठीक है, रेडियो वेव्स होता है, उसी तरह से साउंड भी क्या है, एक वेव है, साउंड वेव्स होता है। और साउंड वेव्स वो है, वेव्स है जो कि हम लोग सुन सकते हैं। जो हम नहीं सुन सकते हैं उनका अलग अलग कैटेगरी है, इंफ्रारेड, अल्ट्रावायलेट, और अलग अलग और भी बहुत सारा रेडियो वेव्स हो गया। तो जितने भी वेव्स है, वेव्स चलता कैसे है पहले अपने को ये देखना होगा। अगर किसी ने भी देखा होगा तो वेव्स का जो चलने का डायरेक्शन होता है ऐसा होता है कुछ। आप सॉरी अगर ड्राइंग खराब हो रही है तो, वेव्स का जो चलने का डायरेक्शन होता है ऐसा होता है, ठीक है। ये एक हॉरिजॉन्टल लाइन है, ये एक वर्टिकल लाइन है। तो जहाँ से वो ओरिजिन होता है, और ये मतलब अगर 9-10 क्लास में किसी ने ग्राफ भी पढ़ा होगा तो ये एक्स और वाई है। तो एक्स के नीचे जब चल जाता है तो मतलब फेज जो है ऑपोजिट हो जाता है, मतलब कि ऑपोजिट फेज में चलता है, फेज वगैरह, मतलब थोड़ा सा तो आपको वेव्स का रिसर्च करना पड़ेगा। जितना हो सक रहा है मैं बेसिक चीज़ बता रहा हूँ। जैसे सिंपल सा चीज़ कि किसी शांत नदी में या तालाब में अगर आप एक छोटा सा पत्थर जो है वो फेंको, तो आपने देखा होगा कि एक सर्कल सा एक वेव जनरेट होता है, और वेव भी वो इसी वे में चलता है। आपने अगर देखा होगा, ठीक है, कि कहीं पे उठा हुआ रहता है वाटर लेवल, कहीं पे डाउन रहता है, और वो धीरे धीरे आगे बढ़ता है। तो वो भी एक वेव है। जब आप इन्वायरमेंट में कहीं भी कुछ छेड़छाड़ करते हो तो जो वेव जनरेट होता है वो इसी वे में जनरेट होता है, और इसी वे में वो आगे बढ़ता रहता है। और बीच में एक हॉरिजॉन्टल लाइन होती है, और हॉरिजॉन्टल के ऊपर वाला जो होता है वो पॉजिटिव फेज है, हॉरिजॉन्टल के जो नीचे चल जाता है वो नेगेटिव फेज होता है। तो ऐसे जो है कोई भी साउंड मूव करता है। जब आप कोई स्पीकर है, स्पीकर के आगे आपने देखा होगा कि एक कोन शेप बना रहता है, और जब आप उससे म्यूजिक प्ले करते हैं तो वाइब्रेट हो रहा होता है। अब आप सोचो कि सिर्फ वो वाइब्रेट हो रहा होता है और आपको सुनाई होता है, कैसे? क्योंकि जब वो वाइब्रेट हो रहा होता है ना, तो इन्वायरमेंट में जो एयर है उसके ऊपर प्रेशर दे रहा होता है वो, और जब वो प्रेशर दे रहा होता है तो इस तरह का वेव जनरेट होता है, और वही वेव्स हमारे ईयर तक आता है, और एक सेंसेशन क्रिएट करता है कि हाँ, मतलब ये गिटार का साउंड है या पियानो का साउंड है या जिसका भी साउंड है। कोई कुछ बोल रहा है, हमने जो बोलने के लिए हमने जो फोनेटिक्स तैयार किए गए हैं, क ख ग घ या फिर ABCD टाइप, ये भी फोनेटिक्स हमने समझाने के लिए बोला है। जब मैं बोल भी रहा हूँ तो मेरे माउथ से हजारों की संख्या में वेव्स निकल रहे हैं। मैं जिस भी पिच पे गा रहा हूँ उस पिच का, उस फ्रिक्वेंसी का वेव्स निकल रहा है। इस तरह से फोनेटिक्स भी डिज़ाइन किए गए हैं। तो अल्टीमेटली जब भी हम इन्वायरमेंट में कुछ छेड़छाड़ करते हैं तो इस तरह की इन्वायरमेंट में वेव्स जनरेट होती है, और अगर वो सुनने लायक होगी तो हमें सुनाई देगी, तो वो साउंड वेव्स कहलाएगी। हो सकता है कि थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड लगे, क्योंकि इतना आसान तो नहीं है अगर आप फिज़िक्स में नहीं हो तो। अब जैसे मैं फिज़िक्स में हूँ, मतलब मैंने साइंस ही लिया था तो मेरे को समझना ज़्यादा ईजी हो गया था, और ऐसे मतलब आधे घंटे में वेव समझाना तो मुश्किल चीज़ है। ये एक वेव होता है, ये एक साइन वेव बोलते हैं इसको। ये नेचुरल वेव का तरीका होता है। जब हम सिंथेटिक करते हैं तो इसका डायरेक्शन चेंज कर सकते हैं हम। और दूसरा चीज़ कि इसका जो चलने का जो तरीका है, कि एक बार ये अपर फेज में, एक बार ये डाउन फेज में है, इसको बोलते हैं ऑसिलेशन। ऑसिलेशन आप उससे भी जान सकते हैं कि जैसे एक पेंडुलम वाला घड़ी होता है ना, उसका पेंडुलम जो राइट लेफ्ट हो रहा होता है उसको भी बोलते हैं ऑसिलेशन। और जब वो ऑसिलेट कर रहा होता है एक जगह से दूसरे जगह, दूसरे जगह से एक जगह, फिर ठीक है अपने वापस से अपने ओरिजिन पे आ जाता है ऑसिलेट करके, वो भी इन्वायरमेंट में एक ये क्रिएट कर रहा होता है, ठीक है, उसको भी बोलते हैं ऑसिलेशन। तो जो सेम पाथ पे बार बार ऑसिलेट कर रहा है, अपने ओरिजिन का जो पोजीशन है बार बार घूम के अपने ओरिजिन वाले पोजीशन पे वापस आ जा रहा है, फिर मूव कर रहा है, फिर ओरिजिन वाले पोजीशन पे वापस आ जा रहा है, उसको बोलते हैं ऑसिलेशन।
तो जैसे ये वेव्स है, यहाँ से वो ऑसिलेट करना चालू कर रहा है और यहाँ पे आया, देन डाउन फेज गया और डाउन फेज से जब यहाँ पे आया तो वापस से ये अपने ओरिजिन पोजिशन पे आ जाता है। अब यहाँ से वापस से उसी डायरेक्शन में वो निकलता है, ठीक है, जैसे पहले यहाँ से निकल रहा था, ठीक है, और इसी वे में आगे बढ़ेगा। अब आपने फ्रीक्वेंसी सुनी होगी कि फ्रीक्वेंसी नाम का कुछ चीज होता है, तो फ्रीक्वेंसी क्या होता है आपको ये जानना पड़ेगा। फ्रीक्वेंसी क्या होता है? किसी भी चीज का फ्रीक्वेंसी, कोई काम आप रिपीटेशंस में कर रहे होते हैं तो आप बोलते हैं ना कि यार बहुत फ्रिक्वेंटली हो गया ये चीज, तो उसी से रिलेटेड है फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी से रिलेटेड है फ्रिक्वेंटली, ठीक है। तो फ्रीक्वेंसी का मतलब कि कोई चीज बार बार रिपीट कर रही है, साइकिल्स बना रही है किसी चीज के, और हमने उसको नापने के लिए एक मीटर बनाया है कि एक सेकंड में कितने साइकिल्स लगा रहा है वो। तो जैसे कि सपोज कि आप रियाज करते हैं, तो आप कितने फ्रिक्वेंटली रियाज करते हैं, ये मैं सवाल में पूछ सकता हूँ ना कि आप वीक में कितने दिन बैठते हैं रियाज करते हैं, तो कोई चीज आप रिपीटेशन में कितने बार कर रहे हैं। तो ये वेव जो है, जैसे इसका जो एक लेंथ होता है, मैं पहले बता दूं वेव लेंथ क्या होता है। वेव लेंथ नाम का एक चीज होता है, ठीक है, जहां से ये ओरिजिन पॉइंट से, जहां से ये ओरिजिनेट हुई है, यहाँ से ये उसका ओरिजिनल पॉइंट है, यहाँ पे आता है ये हाफ डिस्टेंस, और वापस जब ये ओरिजिनल पॉइंट पे जब वापस जाता है, यहाँ से लेके यहाँ तक का डिफरेंस जो होता है वो बोलते हैं इसको वेव लेंथ। यहाँ से लेके यहाँ तक इसको बोलते हैं वेव लेंथ। ये किसी भी वेव का एक्चुअल लेंथ है, यहाँ से लेके यहाँ तक। अब फ्रीक्वेंसी क्या है? फ्रीक्वेंसी कि कोई भी वेव एक सेकंड में ऐसे कितने साइकिल लगा रही है, मतलब कि अपना जो वेव लेंथ है, ये वाला यहाँ से लेके यहाँ तक एक साइकिल हुआ है इसका, जहाँ तक वो इसका एक वेवलेंथ काउंट होता है, तो एक साइकिल लगा रही है। अब यही साइकिल बार बार रिपीट हो रहा होता है, तो जो फ्रीक्वेंसी होता है, एफ आर लिख रहा हूं मैं, फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू साइकिल्स पर सेकेंड। सॉरी अगर किसी को यहाँ पे दिख नहीं रहा होगा तो, साइकिल्स पर सेकेंड, एक सेकंड में ऐसे कितने साइकिल लगा रही है, उसका जो यूनिट होता है वो होता है हर्ट्ज, कैपिटल एच एंड स्मॉल जेड, हर्ट्ज। आपने सुना होगा 440 हर्ट्ज, 460 हर्ट्ज, या फिर 20 हर्ट्ज टू 20K हर्ट्ज, 20,000 हर्ट्ज। फ्रीक्वेंसी में समझाता हूं, आपको समझ में आएगा। सपोज कि कोई लो फ्रीक्वेंसी है, नहीं मानिए चलो कि कोई हाई फ्रीक्वेंसी है, या फिर लो फ्रीक्वेंसी पहले गिनते हैं। लो फ्रीक्वेंसी का क्या मतलब है कि सपोज कि एक 1 हर्ट्ज का मतलब क्या है कि ये एक सेकंड में सिर्फ एक साइकिल लगा रहा है, मतलब कि यहां से गया यहां तक जाने में इसको टाइम लगा 1 सेकंड, 1 सेकंड में ये सिर्फ एक ही साइकिल बना रहा है। अब सपोज कि मेरे को बनाना है ऐसा 2 हर्ट्ज। 2 हर्ट्ज का क्या मतलब हुआ कि 1 सेकंड में ये 2 साइकिल लगा रहा है, 1 2 2 लगा रहा है। क्या हो गया? वेव का जो लेंथ है वो छोटा हो गया। अब फ्रीक्वेंसी जैसे जैसे इंक्रीज करेगा वेव लेंथ छोटा होता जाएगा। अब सपोज कि 20 हर्ट्ज है, 20 हर्ट्ज का क्या मतलब है, वो इतना छोटा छोटा वेव्स बनेगा ऐसे ऐसे। अब वो 1 सेकंड में इतने सारे साइकिल्स मार रहा है, 20 साइकिल्स मार रहा है, ठीक है। अब वेवलेंथ क्या हो गया? और छोटा हो गया। तो जैसे जैसे फ्रीक्वेंसी इंक्रीज करेगा वेवलेंथ छोटा होता जाएगा, और फ्रीक्वेंसी डिक्रीज का मतलब है कि जो वेव्स बनेंगे वो बड़े बड़े वेव्स बनेंगे, और वो बहुत स्लो चल रहा है, और अगर स्लो जाएंगे तो और बड़ा वेव्स बनेगा। तो जैसे जैसे फ्रीक्वेंसी कम होता जाएगा वेव्स बड़ा होता जाएगा, फ्रीक्वेंसी बढ़ाते जाएंगे हम तो वेव्स छोटा 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 होता जाएगा। और जो एकदम हाई वाला फ्रीक्वेंसी होता है, जो एकदम बहुत पतला साउंड करता है, वो एकदम ऐसा 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 चलता है। और जो जितना बड़ा फ्रीक्वेंसी बनता जाएगा वो उतना बेसी साउंड होगा। समझ में आ गया? तो जो ह्यूमन का जो रेंज होता है वो 20 हर्ट्ज से 20 किलो हर्ट्ज होता है। हमारा जो सुनने का जो होता है 20 हर्ट्ज से 20K हर्ट्ज। 20 हर्ट्ज के नीचे हम नहीं सुन सकते हैं, 20 किलो हर्ट्ज के ऊपर नहीं सुन सकते हैं हम इंसान। और जैसा कि मैंने बोला, वेव जैसे जितना जितना बड़ा होता जाएगा, इसका मतलब है कि साइकिल्स कम होता जाएगा 1 सेकंड में, तो फ्रीक्वेंसी कम होती जाएगी।
तो जो कम फ्रीक्वेंसी है, लो फ्रीक्वेंसी, जो 20 हर्ट्ज की तरफ जितने भी फ्रीक्वेंसी होता है वो बेसी साउंड करता है, क्योंकि बड़े बड़े वेव्स बनते हैं। क्लियर है? और जो हायर की तरफ जाते रहता है, जैसे जैसे फ्रीक्वेंसी बढ़ता जाएगा, जो 20 हर्ट्ज से 100, 200, 1000, 5000, 10,000, 20,000 चला जाएगा, तो वेव्स बहुत छोटे 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 बनने लगेंगे और आवाज उतना पतला होता जाएगा। और 20 किलो हर्ट्ज पार कर जाएगा तो हम लोग को सुनाई नहीं देगा, या फिर 20 हर्ट्ज के नीचे चल जाएगा तो सुनाई नहीं देगा। बहुत कम एनिमल्स होते हैं, जैसे डॉग्स जो होते हैं, डॉग्स 20 हर्ट्ज के नीचे भी सुन सकते हैं, 20 के हर्ट्ज के ऊपर भी सुन सकते हैं। या फिर बैट्स जो होते हैं, चमगादड़, ठीक है, वो भी इस रेंज के ऊपर जा सकते हैं। समझ में आ गया फ्रीक्वेंसी वगैरह। एक चीज़ और जो हमने बनाया है, एक तो बता दिया मैंने कि ये जो है ये फेज है, ये अपर फेज में है, ये डाउन फेज में है। अब जो इसका हाईएस्ट पीक होता है किसी भी वेव का, इसको बोलते हैं एम्पलीट्यूड, इसको कैपिटल ए से डिनोट करते हैं। हाईएस्ट इसका जो ये रहेगा पीक्स, इसको एम्पलीट्यूड बोलते हैं। और एम्पलीट्यूड हर सेकंड चेंज हो रहा है, यहाँ पे कुछ और 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 है। धीरे धीरे जीरो से अपने एम्पलीट्यूड हाईएस्ट पे जाता है, फिर जीरो हो जाता है, फिर माइनस में जाता है, फिर हाईएस्ट होता है, फिर जीरो पे चल जाता है। एक और चीज़ कि ओरिजिन पे वर्टिकल से अगर इसका एंगल निकालेंगे तो 0 डिग्री होता है। 0 डिग्री से इसका ओरिजिन पे स्टार्ट होता है, यहाँ पे कितना जाता है, यहाँ पे 45 जाएगा, नहीं यहाँ पे 90 जाएगा, ये 90 डिग्री का फेज पे है। यहाँ पे 180 हो जाता है, देन यहाँ पे 270 होता है, यहाँ पे वापस या तो 360 बोलो या तो फिर वापस से 0 पे आ जाता है। ये एंगल्स होता है इसका। क्लियर है? वेवलेंथ समझ में आ गया आपको, फ्रीक्वेंसी समझ में आ गया। जैसे जैसे फ्रीक्वेंसी बढ़ता है वेवलेंथ कम होता जाता है, हालांकि साउंड डिज़ाइन में वेवलेंथ का काम नहीं है, फ्रीक्वेंसी का काम है। किस तरह का वेव जनरेट कर रहे हैं, क्या फ्रीक्वेंसी है, और क्या उसका एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन कर रहे हैं हम, नहीं कर रहे हैं। तो जो मैंने AM और FM बताया मैंने, उसको बोलते हैं फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन। जैसे पुराने टाइम में रेडियो सुना करते थे, जिसको FM बोला करते थे, उसका मतलब क्या होता है? उसका मतलब ये होता है कि एक्चुअली वो एक टेक्नोलॉजी थी कि साउंड वेव को रेडियो वेव्स के साथ उनके फ्रिक्वेंसी, क्योंकि रेडियो वेव्स जो होती है बहुत फास्ट ट्रैवल करती है, ठीक है, साउंड वेव्स थोड़ी सी धीरे ट्रैवल करती है। तो अगर रेडियो स्टेशन से अगर हम पूरे एरिया को कवर करने जाएंगे तो साउंड वेव्स धीरे तय करती है, तो मैं यहाँ से छोड़ूंगा और हो सकता है कि आधे घंटे बाद वहाँ पे किसी को सुनाई दे, तो लाइव नहीं सुनाई देता है। लाइव सुनाने के लिए कि हम क्या करते हैं कि जो रेडियो वेव्स होती हैं, रेडियो वेव्स फास्ट ट्रैवल करती हैं, तो जो नॉर्मल साउंड वेव्स होती थी उनको रेडियो वेव्स के फ्रिक्वेंसी के साथ मिक्स कर दिया जाता था, और मिक्स करके रेडियो वेव्स के साथ साउंड वेव्स को ट्रैवल करवाया जाता था, जिससे वो फास्ट ट्रैवल करती थी और रेडियो तक कैच होता था वो। इसलिए उसको बोलते हैं फ्रिक्वेंसी मॉड्यूलेशन, उसको बोलते थे FM, कि रेडियो वेव्स के फ्रिक्वेंसी के साथ उसको मॉड्यूलेट कर दिया जाता था और मिक्स करके भेजा जाता था। और जो रिसीवर आप छोटा छोटा रेडियो लेके घूमते थे, वो रेडियो क्या करता था कि मतलब रेडियो वेव्स को और साउंड वेव्स को तोड़ के अलग कर देता था और अपने को सिर्फ साउंड वेव्स जनरेट करके फिर सुनाता था, उसको बोलते थे फ्रिक्वेंसी मॉड्यूलेशन। जब सिंथ में हम करते हैं तो उसी तरह का कुछ कुछ यूज़ करते हैं, हालांकि थोड़ा सा कॉन्सेप्ट अलग हो जाता है वहाँ पे फ्रिक्वेंसी मॉड्यूलेशन का, वो हम नहीं बात करने वाले हैं अभी, एडवांस चीज़ है वो थोड़ा सा। तो आपको समझ में आ गया फिलहाल कि हाँ, मतलब ऐसे वेव्स काम करता है, ऐसे जनरेट होता है क्या। मैंने वो भी एग्जांपल दिया है कि शांत कोई तालाब है, उस पर आप एक पत्थर फेंक रहे हो तो एक वेव जनरेट होती है। तो इन्वायरमेंट में क्या कर रहे हो आप, छेड़छाड़ कर रहे हो। जैसे मेरे यहाँ अभी माहौल शांत है, बट मैं जो भी बोल रहा हूँ तो इन्वायरमेंट में मेरे बोलने से मेरे मेरे अंदर से कुछ एयर्स का प्रेशर निकल रहा है, और मेरे माउथ का एक्शन कैसा है, फोनेटिक्स कैसा है, उस बेसिस पे उस फ्रिक्वेंसी का या फिर उस एम्पलीट्यूड का वेव्स निकल रहा है, जिससे सामने वालों को पता चलेगा कि हाँ मैं क बोल रहा हूँ, कि ख बोल रहा हूँ, कि ए बोल रहा हूँ, बी बोल रहा हूँ। और हर साउंड का अलग फ्रिक्वेंसी हो सकता है। नॉर्मली जो स्टैंडर्ड सी होता है, सा होता है, वो 440 हर्ट्ज में होता है, वहाँ से स्टार्ट होता है, और जितने भी नोट है हर नोट का फ्रिक्वेंसी अलग अलग होता है। जब मैं हाई पिच पे जा रहा हूँ
तो फ्रीक्वेंसी हाई होते जाती है, जब मैं लो पिच पे आता हूँ तो फ्रीक्वेंसी लो होते जाती है। जब आप एक क्या कहते हैं EQ भी खोलेंगे कोई EQ करने के लिए, तो यहाँ पे भी आप देख सकते हैं कि आपको हर्ट्ज दिखाई दे रहा होता है, 20 हर्ट्ज, 50 हर्ट्ज, 100 हर्ट्ज। तो जो लो फ्रीक्वेंसीज होती है वो यहाँ पे लाई करती है 50 हर्ट्ज, 100 हर्ट्ज, 200 हर्ट्ज पे, और हायर फ्रिक्वेंसीज 5K 10K ऐसे। तो यहाँ पे हम लोग एक नॉब बना के हम लोग ऐसे करते हैं कुछ कि फ्रिक्वेंसी, कौन सी फ्रिक्वेंसी मेरे को डाउन करनी है या कौन सी फ्रिक्वेंसी हाई करनी है, ये मिक्सिंग बताऊंगा मैं। फिलहाल हम लोग जानेंगे सेरम। तो ये एक सिंथ है और ये एक वेव जनरेटर है, इससे हम वेव जनरेट करवाते हैं। बाय डिफ़ॉल्ट इसमें एक दूसरा सेलेक्टेड है। मैं इसमें एक नॉर्मल बेसिक शेप ले लेता हूँ। ये एक साइन वेव है, जो मैंने वेव अभी जनरेट करके दिखाया था आपको, ये वो वाला वेव है। यहाँ पे ऑप्शंस रहता है कि मेरे को किस तरह का वेव जनरेट। जब मैं सिंथ की बात कर रहा हूँ, ये जो साइन वेव है ये नेचुरल वेव का ट्रैवल करने का तरीका है। जब हम सिंथ में जाते हैं तो हम शेप चेंज कर सकते हैं। मैं चाहूँ तो इस तरह का भी कोई वेव बना सकता हूँ, लेकिन ये कम्प्लीटली सिंथेटिक है। नेचुरल में ऐसा कोई वेव नहीं होता है। बेसिक शेप्स में लेता हूँ। तो जैसा कि मैंने बोला कि वेव का जो ट्रैवल करने का तरीका होता है, जो कि एक बार डाउन फेज अपर फेज, इसको बोलते हैं ऑसिलेशन। तो किसी भी सिंथ में आपको एक चीज देखने जरूर मिलेगा, ये है ऑसिलेटर। यहाँ पे अलग अलग चीज है, जैसे ये है एक एक ऑसिलेटर, ये ए है, ये ऑसिलेटर बी है, यहाँ पे एक सब ऑसिलेटर है, यहाँ पे एक फिल्टर है EQ इनबिल्ट, यहाँ पे एक नॉइस का ऑप्शन है, ये इनवेलप्स है, ये LFOs हैं, ये वेलोसिटी है। ये सब बेसिक पार्ट्स हैं। ऑसिलेटर हो गया, सब ऑसिलेटर हो गया, इनवेलप, LFOs। सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्या है? ऑसिलेटर, इनवेलप एंड LFO, ये 3 इंपॉर्टेंट चीज़ हैं। ऑसिलेटर, इनवेलप एंड LFO। इनवेलप और LFO थोड़ा सा एडवांस चीज़ है, एक तरह से ऑटोमेशन है। मैं बताऊंगा। सबसे पहले अपने को समझना ऑसिलेटर। तो जैसे मैंने बोला कि किसी भी वेव का जो एक रिपीटेशन क्रिएट होता है उसको बोलते हैं ऑसिलेशन। तो यहाँ पे एक ऑसिलेटर दिया गया है जो कि क्या करता है कि एक वेव जनरेट करके उसको ऑसिलेट करवाता है, इसलिए इसको बोलते हैं ऑसिलेटर। 2 ऑसिलेटर दिए गए हैं ताकि हम 2 अलग अलग तरह के वेव्स को जनरेट करवा के दोनों को मिक्स कर सकें, इसलिए 2 अलग अलग ऑसिलेटर दिया। मैं चाहूँ तो दोनों में सेम बना सकता हूँ, या फिर दोनों में, जैसे इसमें साइन वेव है और इसमें सीसॉ वेव्स है, 2 अलग अलग वेव्स। अगर मैं इसको ऑफ करूँ, इसका साउंड सुनाऊँ आपको तो ठीक है, और अगर इसको ऑफ करके इसको साउंड कर दूं तो आपको पता चल रहा है डिफरेंसेस। तो क्या होता है कि जब मैं दोनों को एक साथ साउंड करवाऊंगा, अभी बहुत ज्यादा क्लियर नहीं आएगा क्योंकि साइन वेव जो है बेसिक है एकदम, इसका बहुत ज्यादा साउंड नहीं होता है, बहुत नॉर्मल सा साउंड होता है। तो ये एक ऑसिलेटर है। कुछ कुछ ऑप्शंस यहाँ पे दिए गए हैं, जैसे ऑक्टेव है, सेमीटोन है, फाइन है। इसका काम पड़ता नहीं है ट्रांसपोज करने के लिए। जैसे यहाँ पे ऑक्टेव है, अगर इसको मैं +1 कर दूं तो अब ये एक ऑक्टेव ट्रांसपोज हो चुका है। 2 कर दूं तो ट्रांसपोज और कुछ नहीं। उसी तरह से ये सेमी है, सेमीटोन। अगर मेरे को सी से शीशा बजा ट्रांसपोज करना है तो मैं इसको +1 कर दूंगा। अब मैं बजाऊंगा सी, लेकिन आवाज आएगा सी शार्प का। तो हालांकि ये उतना इंपॉर्टेंट चीज नहीं है। अब इसमें एक चीज होता है यूनिसन। यहाँ पे आप देख सकते हैं जो पहला जो ऑप्शन है यहाँ पे यूनिसन। यूनिसन का मतलब क्या है कि जो मैं वेव जनरेट कर रहा हूँ, मैं सिंगल वेव जनरेट कर रहा हूँ अगर ये 1 पे है तो। अगर मेरे को मल्टीपल वेव्स जनरेट करवाना है सेम नेचर का, तो मैं यूनिसन बढ़ाऊंगा, तो आप आवाज पे देखना क्या फर्क आएगा। तो क्या हो रहा है कि जो वेव है वो मल्टीप्लाई होते जा रही है। तो जब मेरे को कोई थिक साउंड बनाना होता है, अभी तो जैसे सिंगल वेव है, ये बहुत नॉर्मल सा साउंड है, अगर इसको मेरे को इसको थिक करना है तो मैं यूनिसन इसका बढ़ा दूंगा, 2 कर दूंगा, 3 कर दूंगा, 4 कर दूंगा। अभी 5 साइन वेव्स एक साथ जनरेट हो रहा है। डीट्यून है इसके बाद। डीट्यून क्या होता है? डीट्यून ये होता है कि जब मैं यूनिसन यूज कर रहा हूँ, जैसे सपोज कि 2 वेव यूज कर रहा हूँ मैं,
तो डिट्यून क्या करता है कि दोनों को, जैसे नॉर्मल सी जो है 440 हर्ट्ज पे है, ठीक है। जब मैं यूनिसन कर रहा हूँ तो जो दो वेव जनरेट हो रहा है, जब मैं डिट्यून करता हूँ, डिट्यून का मतलब ये होता है कि ट्यूनिंग को छेड़ना। ट्यूनिंग का मतलब जो स्टैंडर्ड ट्यूनिंग होता है सा का, सा होता है 440 हर्ट्ज। तो जब मैं डिट्यून करता हूँ तो वो क्या करता है कि ट्यूनिंग को छेड़ के या तो कम कर देता है या तो बढ़ा देता है, ठीक है। इससे क्या होता है कि हल्का सा एक डिफ्लेक्शन फील होता है दिमाग में, और पता चलता है कि कुछ हल्का सा अलग क्रिएट हो रहा है। तो जब मैं यूनिसन करता हूँ, दो वेव जनरेट करता हूँ, और ये जब मैं डिट्यून बढ़ाता हूँ तो क्या करता है ये कि जो दो वेव जनरेट हुआ है, एक को हायर पिच पे भेज देता है, एक को लोअर पिच पे भेज देता है। जैसे कि मैं सी पे बजा रहा हूँ, अगर डिट्यून ऑफ है तो इसका मतलब ये है कि दोनों साइन वेव जो है, दो वेव जनरेट हो रहे हैं, दोनों साइन वेव एकदम एग्जैक्ट 440 हर्ट्ज पे है। अगर मैं डिट्यून बढ़ा दूं तो क्या होगा कि एक जो है राइट वाला 440 से 445 या 450 हो जाएगा, और जो लेफ्ट वाला है वो 440 से 435 या 30 या 20 हो जाएगा। तो एक स्टीरियो वाइडनेस क्रिएट होता है, मतलब जो अप गया वो राइट में क्रिएट कर देगा वो, और जो डाउन गया वो लेफ्ट में क्रिएट कर देगा। आप सुनो, कॉर्ड्स बजा के मैं सुना रहा हूँ। समझ में आ रहा है आपको? तो ये थिकनेस के लिए यूज करते हैं, थोड़ा सा स्टीरियो वाइडनेस इंक्रीज करने के लिए, वरना इसका डिट्यून का बहुत ज्यादा काम नहीं होता है। स्टीरियो वाइडनेस क्रिएट करता है। इसके बगल में ऑप्शन है ब्लेंड। ब्लेंड क्या करता है कि जब मैं डिट्यून कर रहा हूं तो जो राइट और लेफ्ट खिसक गया है थोड़ा थोड़ा, उसको हल्का सा उसका वॉल्यूम मेंटेन करता है, ताकि बहुत ज्यादा डिफ्लेक्शन, ताकि बहुत ज्यादा ऑड ना साउंड करे, कि बहुत ज़्यादा ही डिट्यून ना साउंड करे। तो मैं क्या कर सकता हूँ, डिट्यून बढ़ा के ब्लेंड में अगर ऑन करता हूँ तो अल्टीमेटली जो दो अलग अलग वेव्स है दोनों डिट्यून हो चुका है। लेकिन जब मैं ब्लेंड ऑन करता हूँ, ब्लेंड में बढ़ाता हूँ, तो डिट्यूनिंग का इफेक्ट हल्का सा कम महसूस होता है, जिसके चलते साउंड जो है डिट्यून्ड है, जिससे स्टीरियो वाइडनेस क्रिएट हो चुका है ज़्यादा। लेकिन ब्लेंड जब मैं कम करता बढ़ाता हूँ तो डिट्यून कम फील, स्टीरियो वाइडनेस उतना ही फील होगा, लेकिन ट्यूनिंग में हल्का सा आ जाता है, साउंड बैलेंस हो जाता है। जनरली डिट्यून का और ब्लेंड का काम पड़ता नहीं है, मैंने ऐसे ऐसे ही बताया। एक होता है फेजिंग। जैसे मैंने बताया कि फेज क्या होता है, कि जैसे अभी इसका जो मिडिल पार्ट है, अभी जहाँ पे फेजिंग है, यहीं से जनरली एक वेव ओरिजिनेट होता है राइट साइड की तरफ। जब मैं फेज इंक्रीज करता हूँ तो मैं इसको बोलता हूँ कि अब यहाँ से चालू होगा। मैंने बताया कि जब स्टार्टिंग में चालू हो रहा है तो 0 डिग्री पे है, जब यहाँ से चालू कर रहा हूँ मैं तो ये 90 डिग्री पे है, जब यहाँ से चालू कर रहा हूँ तो 180 डिग्री पे है, वापस यहाँ पे गया तो 270 डिग्री, देन अगेन 360 या फिर 0 डिग्री। तो ये फेज है। फेज जब मैं चेंज करता हूँ तो मैं इसको ऑसिलेटर को बताता हूँ कि हाँ यहाँ से वेव जनरेट करवाना है, ना कि यहाँ से। ये उसका ओरिजिन है, जनरली वेव ओरिजिन पॉइंट से ओरिजिनेट होता है। लेकिन मैं इसको बोल सकता हूँ कि नहीं, तुम 0 डिग्री से ना स्टार्ट हो के 270 डिग्री से स्टार्ट हो गए। ये भी थोड़ा सा एडवांस चीज़ है, आपको ज़रूरत पड़ेगा नहीं, क्योंकि अगर मैं बजाऊंगा भी अभी अभी मैं 0 पे बजाऊं 270 पे बजाऊं, आपको फ़र्क नहीं पता चलेगा, ठीक है। जनरली काम नहीं पड़ता है इसका। रैंडम फेजिंग से रिलेटेड ही है, इसका जानने का भी आपको ज़रूरत नहीं है। एक होता है वेव टेबल पोजिशन। वेव टेबल पोजीशन क्या करता है कि साउंड, मतलब ड्यूरिंग द टाइम जो इसका जो शेप है ये चेंज करता रहता है। जैसे ये तो हालांकि बेसिक शेप्स है, अगर मैं कुछ एडवांस में आपको लूँ, और ये देख सकते हो ये वेव टेबल पोजीशन का 3D इमेज है। अभी देखो मैं बजा रहा हूँ और वेव टेबल पोजीशन को मैं इंक्रीज करूँगा तो आपको साउंड में डिफरेंसेस पता चलेगा। कोई दूसरा मैं लेता हूँ। तो
तो वेव्स का एक पोजीशन जो भी है उसका एक टेबल होता है, जैसे वीडियो में फ्रेम्स होते हैं ना, तो सपोज कि मैं ओवर द टाइम इसका चेंज कर रहा हूँ पोजीशन, फ्रेम चेंज कर रहा हूँ। सपोज कि एक वीडियो है और उसको वीडियो को मैं आगे पीछे कर रहा हूँ, आगे पीछे कर रहा हूँ, तो कोई अगर आप वीडियो को आगे पीछे करोगे तो कैसा होगा? सपोज कि मेरा हाथ राइट जा रहा है, लेफ्ट जा रहा है, राइट जा रहा है, लेफ्ट जा रहा है ओवर द टाइम। तो इसमें साउंड्स के फ्रेम कैप्चर्ड हैं और ओवर द टाइम मैं इसको चेंज कर सकता हूँ। इसमें टोटल 256 फ्रेम्स हैं और वेव टेबल पोजीशन से मैं ये आगे पीछे करके चेंज कर सकता हूँ। आपको देखना है कि क्या कर सकता है ये। तो मैं क्या करता हूँ, एक LFO डाल के इसमें डाल देता हूँ। अब ये देखना कैसे काम करेगा ये। तो मैंने इस नॉब को LFO के साथ जोड़ दिया है। कोई और भी आप ले सकते हैं तो आपको पता चलेगा। तो बड़ा अजीब सा साउंड आ रहा है क्योंकि अभी तक ये प्रॉपर बना नहीं है। तो कुछ और भी कर सकते हैं इसमें। कोई और अगर वेव ले तो हर तरह के वेव्स में अलग अलग टाइप का साउंड आएगा। तो ये एक तरीका था, मतलब वेव टेबल पोजीशन पे हर एक वेव का एक ये होता है। इस पे मैं क्लिक करूंगा ना, जब जो वेव का साइन बना हुआ है इस पे मैं जब लेफ्ट क्लिक करूंगा तो उसका टेबल खुल जाएगा और कैसे उसका फ्रेम चेंज हो रहा है ओवर द टाइम, मतलब वेव्स का शेप चेंज हो रहा है। ठीक है, आप देख सकते हैं कि ऐसे शेप चेंज हो रहा है ओवर द टाइम जब मैं नॉब घुमा रहा हूँ। तो मैंने क्या किया, इस नॉब को बस मैंने ऑटोमेट कर दिया है कि बार बार वो ऐसे ऐसे जिगजैग 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 हो रहा है, तो वही साउंड आ रहा था। अब यहाँ पे एक ऑप्शन है व्रैप का, इसको बोलते हैं व्रैप। व्रैप करता क्या है मैं आपको बताता हूँ। जैसे यहाँ पे मैं गया, मतलब करता क्या है कि ये जो शेप है ना, मैं इसका शेप मैनुअली चेंज कर सकता हूँ थोड़ा बहुत। जब मैं व्रैप पे जाता हूँ और अब मैं पहला ऑप्शन देखता हूँ, सिंक नो विंडो में है अभी, और मैं अगर इंक्रीज कर रहा हूँ तो ये क्या कर रहा है, नंबर ऑफ साइकिल्स इंक्रीज कर दे रहा है। मैंने क्या बोला था कि जब नंबर ऑफ साइकिल्स इंक्रीज होगा फ्रीक्वेंसी उसका बढ़ने लगेगा, और जब फ्रीक्वेंसी बढ़ने लगेगा तो आवाज़ उसका थिन होने लगेगा, आवाज़ पतला होने लगेगा। तो ये रैप है। रैप में क्या होता है कि हम मैनुअली मॉड्यूलेट कर सकते हैं साउंड कि कैसा साउंड करेगा। तो ये नॉर्मल साइन वेव है जो अभी सी पे ऐसा साउंड कर रहा है, नॉर्मल मिडिल ऑक्टेव का सी पे ऐसा साउंड कर रहा है। सपोज कि यूनिसन 4 पे कर देते हैं, ठीक है। और अभी सिंक नो वीडियो में पहला ऑप्शन पे है अभी। अगर इसमें इसको इंक्रीज कर रहा हूँ तो नंबर ऑफ साइकिल्स इंक्रीज करने लगेगा ये, ठीक है। मैं चाहूँ तो इसको भी मैं LFO के साथ जोड़ सकता हूँ। अभी देखो क्या होगा। अब वेव टेबल पोजीशन को भी मैं चेंज कर सकता हूँ। समझ में आ रहा है? तो आप कुछ भी बना सकते हैं ऐसे। ये जब मैं LFO समझाऊंगा तब आपको समझ में आएगा। फिलहाल अपने को LFO समझना नहीं है, मैं बस बता रहा था इसलिए कि हाँ इस तरह का वेरिएशन क्रिएट कर सकते हैं। तो जब मैं व्रैप के पहले सेक्शन में जाता हूँ तो क्या करता है, ये बस नंबर ऑफ साइकिल्स इंक्रीज करता है। जब व्रैप के दूसरे ऑप्शन में जाता हूँ मैं और जब मैं इंक्रीज करता हूँ तो ये क्या करता है, नंबर ऑफ साइकिल्स तो इंक्रीज करता है लेकिन ये हल्का फेड इन एंड फेड आउट लगा देता है दोनों साइड में। ठीक है, आप देख सकते हैं फेड इन एंड फेड आउट। तो ये ऐसा साउंड कर रहा है अभी। ठीक है, नंबर ऑफ साइकिल इंक्रीज कर रहा है लेकिन एक फेड इन फेड आउट लगा दे रहा है, जबकि पहले वाले में नहीं लगा रहा था ये फेड इन फेड आउट, एज इट इज था। दूसरे वाले में नंबर ऑफ साइकिल इंक्रीज कर रहा है लेकिन ये फेड इन एंड फेड आउट लगा दिया इसने। थर्ड में क्या है देखते हैं। थर्ड में ज़्यादा ही एक ओवल शेप दे रहा है, ज़्यादा ही फेड इन फेड आउट है।
चौथे वाले में बेंड प्लस है। बेंड प्लस क्या कर रहा है, ये दोनों जो है, इसका जो पीक्स है, एम्पलीट्यूड्स है, उसको सेंटर की तरफ पुश कर रहा है। अगर मैं अब रैप को कनेक्ट करूं LFO से तो कैसा साउंड आएगा? समझ में आ रहा है आपको? तो अब LFO से कनेक्ट कर दिया मैंने, वरना जब मैं बेंड को इंक्रीज कर रहा हूं तो सेंटर की तरफ पुश कर रहा है, और जैसे ही उसका वेव का शेप चेंज होगा वैसे ही उसका साउंड चेंज होगा, साउंड मैनिपुलेट हो जाएगा जैसे ही मैं उसका वेव का शेप के साथ खेलूंगा। अगर मैं बेंड माइनस करता हूं तो क्या हो रहा है, बेंड प्लस में सेंटर की तरफ पुश कर रहा था, बेंड माइनस में बाहर की तरफ पुश कर रहा है। एक है बेंड प्लस एंड माइनस दोनों। अभी मैं LFO के साथ कनेक्ट करूं रैप को, देख रहे हो आप? तो इस तरह का साउंड आप बना सकते हो अपने से। इसमें भी अलग अलग शेप्स भी होता है LFOs में। बेंड प्लस माइनस पे अगर मैं उसके बाद वाला सेलेक्ट करता हूँ तो क्या हो रहा है, पूरा का पूरा वेव को लेफ्ट साइड पुश कर दे रहा है। उसी तरह से अगले अगले वाले में जाऊंगा मैं, सब में अलग अलग इफेक्ट है। तो ये सारे अलग अलग ऑप्शंस हैं मेरे पास। यहाँ पे FM AM RM को छोड़ के आप बाकी सब ट्राई कर सकते हो। ऑफ कर दोगे तो ऑफ हो जाएगा, काम नहीं करेगा ये। इसके अलावा पैनिंग एक नॉब है जो कि कुछ नहीं, आप बस सिंथ को पैन कर देता है या तो राइट या तो लेफ्ट। और ये ऑसिलेटर का मेन वॉल्यूम है लेवल। आप ट्राई करो सेरम का ऑसिलेटर, पहले ऑसिलेटर को समझो। ऑसिलेटर के बाद अपने को मेन जो समझना है वो इन्वेलप और LFOs ही है, बाकी कुछ है नहीं समझने को। और यहाँ इन्वेलप में 5 चीज़ें, अटैक, होल्ड, डीके, सस्टेन, रिलीज, ये क्या है तो ये भी मैं बताऊंगा। और यहाँ पे फिल्टर भी है। अगर कभी आपके पास सिंथ आए कोई दूसरा, जैसे जुपिटर 8 आ जाए, तो आपको थोड़ा सा एलियन टाइप का फील लगेगा, हालांकि ये सीखने के बाद भी लगेगा। लेकिन यही सारे नॉब्स बाकी सारे सिंथ में भी मिलते हैं, जहाँ पे आप खुद का साउंड जनरेट कर सकते हैं। या फिर कोई प्री मेड पैच आपको मिला है, उसमें हल्का फुल्का चेंजेस करना है, तो आपको पता तो रहना चाहिए ना कौन सा नॉब कैसे साउंड करता है। जनरली इलेक्ट्रॉनिक म्यूजिक में यूज़ होता है। अगर कोई और मैं निकालूँ, सपोज सिंथ में जाऊँ या फिर पैड्स में जाऊँ, अगर आपको साउंड डिज़ाइन का पर्पस आपको जानना है तो आप समझो कि आप कोई वेब सीरीज़ के लिए काम कर रहे हो या फिर कोई शॉर्ट फिल्म के लिए, जहाँ पे कोई किसी सीन में आपको किसी तरह का आवाज़ बनाना है, तो आप यहाँ से खुद से वो साउंड बना सकते हो। या फिर इलेक्ट्रॉनिक म्यूजिक में कर रहे हो तो खुद के लिए लीड का साउंड बजाना, किक का साउंड बनाना, स्नेयर का साउंड बनाना, 808 का साउंड बनाना, आप सब कुछ यहाँ से कर सकते हैं। तो ये जानना ज़रूरी है आपको अगर आप म्यूज़िक प्रोडक्शन कर रहे हैं तो। और हो सकता है कि आपका काम ना आए, लेकिन ये म्यूज़िक प्रोडक्शन का पार्ट है। आज नहीं आ रहा है आपके पास काम, लेकिन कल तो आएगा। और एलियन टाइप का आपको फील ना हो, इसलिए मैंने ऐड कर दिया है कोर्स में कि आप जानो कि क्या होता है। क्योंकि आप नॉर्मल गाना भी करोगे ना तो आप उसमें भी सिंथ आप यूज़ कर सकते हो आराम से। कोई कुछ और बॉलीवुड बना, या फिर हिंदुस्तानी क्लासिकल का किसी के साथ फ्यूजन कर रहे हो तो उसमें आप सिंथ डाल सकते हो। तो ज़रूरी चीज़ है। हालांकि प्री मेड पैचेस अपने पास बहुत मिलते हैं सेरम में, तो बनाने की ज़रूरत नहीं पड़ती है, लेकिन मैं बता देता हूँ ताकि आपको पता चले कि कौन सा नॉब कैसे काम करता है, या फिर कोई भी सिंथ कैसे काम करता है, उसका मैनिपुलेशन कैसे होता है, उसका साउंड जो वॉबल टाइप का साउंड कर रहा है, बार बार चेंज हो रहा है, वो कैसे कर रहा है, क्यों कर रहा है।
तो वो मैं बता देता हूँ। आप जाके चेक करो कि उसका ऑसिलेटर कैसे काम करता है। अभी तो मैंने ऑसिलेटर बताया आपको, तो उसका ऑसिलेटर कैसे काम करता है। और यहाँ पे बाय डिफ़ॉल्ट आपको कुछ-कुछ पैचेस दिए गए होंगे, तो आप वो पैचेस ट्राई करो। ये सारे पैचेस दिए गए हैं। कुछ चेंजेस करूँ मैं अगर ठीक है, तो आप इस तरह का साउंड के साथ एक्सपेरिमेंट कर सकते हो। किसी ने ये वाला म्यूजिक सुना है? हम्मा तो उसका ये पार्ट था। तो ये सब उसका पार्ट था। और ए आर रहमान जो है बहुत पहले से 90s के टाइम से, जब अपने यहाँ कुमार सानू चल रहा था, तब ए आर रहमान सिंथ पे म्यूजिक बना रहा था। तो अगर उसका हम्मा हम्मा सुनो, उर्वशी सुनो, उसमें उस टाइम पे उसने हार्डवेयर वाला सिंथ यूज किया था, सॉफ्टवेयर वाला सिंथ तो आता नहीं था। तो ए आर रहमान जो है अपने टाइम से 15 साल 20 साल आगे चलता था। ठीक है, उसका विजन बहुत अच्छा था। तो गाने भी एक्सप्लोर करो, साथ में ए आर रहमान को एक्सप्लोर करो। अगर किसी ने नहीं सुना है, अगर मेरा रिकमेंडेशन चाहिए तो आप सुनो ए आर रहमान का। एक तो हम्मा हम्मा, उर्वशी सुनना, आप दिल से रे का एल्बम सुनना, और उसके अलावा साथिया का एल्बम सुनना। साथिया ये सारा ए आर रहमान का है। इसके अलावा और भी कुछ कुछ हैं, अभी मेरे को याद नहीं आ रहा। तमाशा का म्यूजिक सुनना, रॉकस्टार का म्यूजिक सुनना, ये सब सुनना ए आर रहमान का। ये सब तो मतलब ऐसा है कि एक एक गाने से तुमको 10-10 थ्योरी समझने को मिलेगी अगर एनालाइज करेंगे तो सुनो, अच्छे से सुनो, ए आर रहमान को सुनो, अलग अलग म्यूजिक भी एक्सप्लोर करो, और सेरम भी ट्राई करो। और इसी से बहुत सारा इलेक्ट्रॉनिक म्यूजिक, जितना ईडीएम हिप हॉप है, सब तो इसी से बन सकता है। मतलब पूरा का पूरा एक गाना का म्यूजिक मैं सेरम से बना सकता हूँ, क्योंकि ड्रम्स का जितना भी बीट्स का पार्ट है, किक, स्नेयर, हाई हैट, मैं बना सकता हूँ सेरम से। इसके अलावा पियानो का साउंड मैं बना सकता हूँ सेरम से, गिटार का साउंड बना सकता हूँ सेरम से, पैड्स बना सकता हूँ सेरम से, और क्या चाहिए। तो पूरा का पूरा एक गाना में ऐसा हो सकता है कि मैं सेरम के अलावा कुछ यूज ही ना करूँ, सिर्फ सेरम का यूज करके मैं पूरा का पूरा म्यूजिक बना दूं। तो ऐसा भी हो सकता है। और लेकिन पूरा सिंथेटिक डिजाइन रहेगा, ऐसा है, सिंथेटिक आवाज रहेगा, नेचुरल नहीं रहेगा, और वो पता चलेगा। और ये हम लोग यूज ही करते हैं इसलिए कि ताकि आपको पता चले कि मैंने सिंथेटिक ही साउंड बनाया है, नेचुरल मैंने नहीं यूज किया। तो आप जाओ चेक करो, इसके प्री मेड पैचेस भी आप टेस्ट करना। ओके, होपफुली साउंड भी आपको समझ में आया है कि साउंड कैसे ट्रैवल करता है, फ्रीक्वेंसी क्या होता है, फ्रीक्वेंसी बढ़ाने का मतलब क्या, घटाने का मतलब क्या, उसका एम्पलीट्यूड क्या है, साइकिल्स क्या है, फेजिंग क्या है, कौन से टाइम में वो कितने एंगल पे है, आपको पता चल गया होगा। और ये चीज़ आपको काम भी आएगा जब आप मिक्सिंग कर रहे हैं, तो क्योंकि साउंड को समझना अपने को ज़रूरी है।